नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं गणित शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, है ना, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50% का एवरेज रहता है, इसलिए पेडागोजी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अपने किसमें स्कोर दिलाने में। तो आप लोग बिल्कुल भी गलतियां ना करें, है ना। पेडागोजी एकदम आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इसीलिए मैं ओनली पेडागोजिकल ज़्यादातर क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि सबसे ज़्यादा क्या है दिक्कत होती है तो पेडागोजी में होती है। इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा और देखते चलिए कि कैसे सीटेट में पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम गणित के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार के पूछे जाते हैं वही समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है और देखिएगा, समझते चलिएगा, है ना। क्या कहता है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो गणित शिक्षण है यानी हमको जो गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, सूत्र रटवाना। बी कहता है केवल परीक्षाएं पास कराना। और सी कहता है तार्किक और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। और डी कहता है कि गृह कार्य करवाना। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको कीवर्ड भी याद रखते चलना है। यहाँ पे जो है क्या है कि प्राइमरी लेवल का जो विद्यार्थी है या कोई भी विद्यार्थी की बात हो जाती है तो एनसीईआरटी ये मानती है कि बालक को सूत्र नहीं रटवाना, है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रश्न पॉजिटिव पूछा है, इसलिए आंसर भी आपको पॉजिटिव लगाना है। केवल परीक्षा पास करना। देखिएगा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि बालक को कितना समझ में आ रहा है और उसकी समझ का विकास किस स्तर पे हो रहा है ये समझना होता है, ठीक है ना कि परीक्षा पास करना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। सी कहता है तार्किक और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, और यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बालक में जो तर्क करने की क्षमता है उसका विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बालक अपने विचारों को रख सके, तर्क वितर्क कर सके, है ना। और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। गृह कार्य करवाना ये भी आज के जो एनसीईआरटी है ना, वो ये नेगेटिव मानता है, ठीक है ना। गृह कार्य अधिक से अधिक नहीं, बिल्कुल अपन जो है बहुत कम ही गृह कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन एनसीएफ से। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एनसीएफ से 100% क्वेश्चन पूछता ही है। 2 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब पूरे पेपर में यदि बात करूं मैं तो 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ से, इसलिए ये समझते चलना है, देखते चलना है। क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, रटने पर आधारित। मैंने बताया कि कभी भी कोई भी चीज़ बालक को रटवाना नहीं है, ठीक है ना, जैसे हम लोगों के समय पर होता था। बी कहता है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित। बस यही आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देना। एनसीएफ 2005 जो मानता है वो क्या मानता है, रटने का ये विरोध करता है। केवल पुस्तक आधारित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, है ना, बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है कि बाल केंद्रित होना चाहिए और गतिविधि आधारित, है ना। इसमें स्पष्ट किया गया है एनसीएफ 2005 में कि बालक को जो शिक्षण करवाना है वो बाल केंद्रित यानी उन्हीं के अनुसार होना चाहिए, बालक के अनुसार करवाना चाहिए, और गतिविधि आधारित हो, ताकि कोई भी चीज़ बालक को बोझिल ना करे या बोझ ना लगे, ठीक है ना। बोझ रहित जो है शिक्षण करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे भी गणित में जो त्रुटियाँ होती हैं को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। जो बालक गलतियां करता है तो एक शिक्षक के रूप में आप उन गलतियों को कैसे देखेंगे, है ना। इसको दंड का कारण मानेंगे, सीखने का अवसर मानेंगे, या बालक की जो गलतियां हैं उनको अनदेखा करेंगे, या परीक्षा से बाहर रखना चाहिए। तो देखिएगा जब बालक कोई भी चीज़ सीखता है तो गलतियां करेगा, है ना। तो गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, यानी सीखने का हिस्सा होती हैं अधिगम गलतियां, है ना, त्रुटियां। तो बालक की त्रुटियों को कभी भी नेगेटिव नहीं समझना है। यदि बालक गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीख रहा है, ठीक है ना।
तो गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना है, ना कि दंड के रूप में, या ना तो उनके अनदेखा कर सकते गलतियों को, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखने का अवसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो यदि आपको बालक को गणित सिखाना है, ठीक है ना, तो उसका एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपको सिखाना है, ठीक है। रटना, देखिए रटना तो कभी भी लगाना नहीं है, ठीक है ना, रटने पर जोर नहीं देना है। अभ्यास व अनुभव, केवल सुनना, केवल लिखना। तो देखिएगा केवल सुनना लिखना से हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो वैसे ही नेगेटिव है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सर्वोत्तम तरीका हो सकता है सीखने का, वो अभ्यास हो सकता है या कि उसका अनुभव, ठीक है ना। उसके अनुभव के हिसाब से और अभ्यास द्वारा ये सर्व महत्वपूर्ण जो है क्या है तरीका हो जाता है सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। गणित में TLM का उद्देश्य क्या है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे सीखने की अधिगम जो सामग्री होती है उसकी बात कर रहा है, तो कि यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है ना। समय बिताना, देखिएगा ये कुछ ऐसे जो है हमारे बीच में आ जाते हैं ऑप्शन, जो अपन एकदम से क्या कर सकते हैं, उनको निगेटिव मान सकते हैं। समय बिताना, भाई किसी भी चीज़ का ये मतलब थोड़ी नहीं कि समय बिताना, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। अवधारणाओं को स्पष्ट करना, केवल सजावट करना या परीक्षा लेना। तो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो TLM होता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो काहे के लिए होता है, किस लिए होता है, कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। जो अधिगम सामग्री होती है वो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए है, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित की कक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। तो गणित की कक्षा में उत्तर को, प्रक्रिया को, अंक को या गृह कार्य को। तो देखिएगा गणित की कक्षा में आपको सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना है, तो प्रक्रिया यानी प्रोसेस को महत्व देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उत्तर को केवल महत्व नहीं देना, अंक को नहीं, है ना, गृह कार्य को नहीं। तो यहाँ पे हमको प्रक्रिया को ज़्यादातर जो है फोकस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण में छात्र क्या करते हैं, है ना। निर्माणवादी दृष्टिकोण में छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल, देखिएगा जहाँ पे भी केवल मिल जाए इसको तुरंत काट देना, ठीक है ना। केवल पुस्तक पढ़ता है, नहीं, केवल जो है सीटेट केवल को नेगेटिव मानता है, इसलिए आप भी इसको नेगेटिव माने, ठीक है ना। यहाँ पे केवल नहीं होगा, केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, केवल पुस्तक पर निर्भर नहीं हो सकता, है ना। और जो बालक होता है, जो सीखने वाले होते हैं, वो निष्क्रिय कभी नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, निर्माणवादी सिद्धांत ये मानता है कि बालक जो होता है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझते चलिए। गणित भाषा का विकास किससे होता है। तो गणित भाषा का विकास किससे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो गणित भाषा का विकास होगा वो क्या होगा, चर्चा और गतिविधियों से। अपन लोगों के समय पे क्या होता कि रटने पर फोकस करते थे, ठीक है ना, और या तो दंड का सहारा लेते थे, है ना, केवल परीक्षा नहीं। ये जो पहले था वो था ये पहले, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आज जो है NCF 2005 देख लो, है ना, NEP देख लो 2020, और NCERT देख लो, तो इन सारे जो है अपने जो सिद्धांत हैं सारी चीज़ों को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना। बालक को रटाना नहीं है, उसे दंड नहीं देना है, ठीक है ना, केवल परीक्षा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या मानता है कि चर्चा और गतिविधि को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है, इसलिए आपको NCERT के हिसाब से ऐसे फैक्टों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गणितीय भाषा का विकास करने के लिए चर्चा और गतिविधियाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ना। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, केवल अंक देना, ये नेगेटिव है ना, फेल करना ये भी नेगेटिव, रैंक बनाना ये भी नहीं।
यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये सीखने में सुधार करता है, ठीक है ना। जहाँ बालक कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है उनको देखना, है ना, फिर उनका सुधार करना। तो यहाँ पे हमारा जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, गणित में समस्या समाधान विधि किसने दी है। तो ये इसको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गणित में समस्या समाधान विधि तो ये किसने दी है समस्या समाधान विधि, तो जॉर्ज पोल्या ने ये जो है विधि को दिया है, ठीक है ना, समस्या समाधान विधि। इतना ध्यान रखना है आपको, जॉर्ज पोल्या, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा से सीटेट पूछता आ रहा है, ठीक है ना। और इन चीज़ों को, इन क्वेश्चनों को हम नहीं नकार सकते, क्योंकि यदि हमें सीटेट पास करना है वाकई में तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही समझ आधारित क्वेश्चन है, यहीं पे अपन जो है क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या है कि आपको ध्यान रखना है, और ये अपनी समझ पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गणित में जो खुला प्रश्न होता है क्यों उपयोगी है, ठीक है ना। क्यों उपयोगी है, केवल एक उत्तर मिलता है, ये गलत बात है ना। विभिन्न सोच और रणनीतियों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल खुला प्रश्न ऐसा कि जैसे मैं आपसे पूछ दूं, है ना, कि क्या, कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे दिल्ली, केवल उसका एक ही आंसर है, ठीक है ना, एक ही आंसर है, तो वो कहलाता है बंद प्रश्न, है ना। यानी उसमें और किसी भी तरीके से बालक नहीं सोच सकता, ठीक है ना। तो और यदि दूसरा प्रश्न यदि ये पूछा जाए बालक से कि आप जो है घर में, है ना, घर में आप जो है खाना खाते हैं, जो चावल होता है वो उसका जो है वो कैसे उगाया जाता है, तो बालक अलग अलग प्रश्न आएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे, ठीक है ना। कोई कुछ बताएगा, सोचेगा, विचारेगा, ठीक है ना। तो बालक से अलग अलग प्रकार के आंसर आएंगे, तो इसी को खुला प्रश्न कहते हैं, जिसके अनेक उत्तर हों, ठीक है ना। प्रश्न एक और उत्तर क्या हों, अनेक हों, इसी को खुला प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसका क्यों उपयोगी है कि ये विभिन्न सोच और रणनीतियों को बढ़ावा देता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, है ना। ये विभिन्न सोच और रणनीतियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है, बालक सोचता है ना। समय बचाता है, ये भी नेगेटिव है, रटना आसान होता है, गलत, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित शिक्षण में करके सीखना, ये करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गणित शिक्षण में जो करके सीखना है, जैसे कोई भी गतिविधि है बालक को अपन सौंप देते हैं कि ये चीज़ आपको करना, तो वो करेगा, अनुभव से करेगा अपने, है ना, और खुद करके सीखेगा। तो ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, रटने का सिद्धांत। बिल्कुल इस चीज़ को आपको निगेटिव रखना है, प्रश्न यदि पॉजिटिव है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव देखना है, और यहाँ पे नहीं पूछता तो यही आंसर हो जाता, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे क्या कहता है, अनुभवनात्मक अधिगम व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि गणित में एक नेगेटिव होती है ना। क्या है कि व्याख्यान विधि एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें क्या है कि शिक्षक आया और व्याख्यान दिए और निकल गए, तो इससे बालक सीखा नहीं सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये नेगेटिव मानती है ना, ये विधि नेगेटिव है। अनुकरण विधि ये भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि जो करके सीखना है ये अनुभव पर आधारित होता है, बालक का जो अनुभव है बालक अपने हिसाब से करके सीखता है, ठीक है ना। तो इस अनुभव वाले सिद्धांत पर ये है जो काम करती है करके सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। गणितीय भय कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है ना, सभी को लगता है। तो क्या होता है कि गणितीय भय को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, डांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। बालक के साथ हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि यदि किसी बालक को गणित से भय लग रहा है तो उसको सहयोगात्मक और आनंददायक वातावरण बनाना, है ना। यानी जिन बच्चों से आता है उनके साथ बैठाना, है ना, उनके सहयोग के साथ सिखाना, ये सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कहाँ, बी के साथ चला जाएगा कि सहयोगात्मक और आनंददायक वातावरण बनाना, ताकि बालक को गणित से भय ना लगे और बढ़िया तरीके से सीख जाए। अधिक गृह कार्य देने से थोड़ी ना उसके अंदर तो और भय आ जाएगा, ठीक है ना। कठिन प्रश्न पूछना ये तो नेगेटिव है ना। बालक से कठिन प्रश्न पूछेंगे वो वैसे ही नहीं कर पाएगा, भय में पहले से,
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखना, क्या कहता है कि गणित शिक्षण में खेल आधारित गतिविधियां क्या करती हैं, समय की बर्बादी। देखिएगा, खेल आधारित गतिविधियां जो होती हैं सीखने को रोचक बनाती हैं, है ना। कोई भी जो है अपन बालक को सिखा रहे हैं, यदि वो उतनी अच्छे से कक्षा में नहीं सीख पाता जितना वो खेल के मैदान में सीख जाता है। हाँ, खेल का एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम बालक को क्या सिखा रहे हैं। तो जो गणित में क्या होते हैं, खेल आधारित गतिविधियां जो होती हैं ये क्या होती हैं कि सीखने को रोचक बनाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती हैं, सीखने को रोचक बनाती हैं। केवल छोटे बच्चों के लिए है, गलत बात है ना, आवश्यक नहीं, बहुत आवश्यक हैं। गतिविधियाँ जो होती हैं बहुत आवश्यक होती हैं बच्चों के लिए, है ना, ताकि वो तरीके से सीख पाएँ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। देखिएगा, आप जाएंगे कल के दिन, है ना, विद्यालय में जाएंगे तो आपको देखना है कि बालक का मूल्यांकन भी करना है कि बालक ने किस स्तर पे है, क्या सीख पाया क्या नहीं सीख पाया। यदि 10 बालक हैं तो 10 ही प्रकार से रहेंगे, है ना, वो 10 बालक जो है भिन्न भिन्न तरीके के होंगे। तो आपको मूल्यांकन करना है कि किस बालक में कितना जो है सीखा है और कहाँ उसमें कमियाँ हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो गणित में जो मूल्यांकन का सर्वोच्च तरीका होता है वो क्या होता है कि केवल वार्षिक परीक्षा, नहीं, गलत बात है। ठीक है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन ये सर्वोत्तम तरीका होता है। बालक का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी मतलब हम पढ़ाते भी जाएं और बालक का मूल्यांकन भी करते चलें, इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है ना, सतत यानी हम कक्षा में यदि पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में हम पढ़ाने के चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ प्रश्न बालक से कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि बालक ने कितना सीखा और हमारी जो है हमने पढ़ाया वो कितना सीख पाया कि नहीं सीख पाया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, केवल मौखिक परीक्षा गलत बात, केवल लिखित परीक्षा गलत। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणितीय संप्रेषण का अर्थ क्या है ना। जो गणितीय संप्रेषण होता है यानी गणितीय बोलचाल, ठीक है, उसका मतलब क्या है। केवल लिखना, गलत बात, संप्रेषण का मतलब लिखना नहीं होता। गणितीय विचारों को व्यक्त करना और समझना, यही हो जाता है गणितीय संप्रेषण का अर्थ, है ना। यानी गणितीय विचार, जो गणित से संबंधित विचार आ रहे हैं उनको व्यक्त करना और उन विचारों को समझना, यही गणितीय संप्रेषण का अर्थ होता है। ठीक है ना, केवल बोलना नहीं, ठीक है ना, केवल बोलना नहीं, केवल पढ़ना नहीं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गणितीय विचारों को व्यक्त करना और समझना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग देखते जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे लेवल के हैं जो सीटेट परीक्षा में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि जब पेपर में आ जाता है प्रश्न तो देखते ही हम जो है क्या करते हैं, नहीं बन पाते, आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पाते पेपर में, इतना प्रेशर रहता है ना। तो इसलिए हर प्रश्न को समझते चलना है और ये नहीं सोचना कि कोई भी प्रश्न कमज़ोर है। आपके लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। गणित में बच्चों की गलतियों का विश्लेषण क्यों किया जाता है। देखिएगा, यही बात आ गई ना कि यदि जो बालक है यदि वो गलतियां कर रहा है तो उसका विश्लेषण क्यों करना है आपको। ठीक है ना, कल के दिन आप जो है किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ बालकों को देखेंगे, कई गलतियाँ करेंगे, है ना, आपका दिमाग खराब भी होगा। लेकिन क्या करना है कि उन गलतियों का विश्लेषण करना है और क्या करना है कि उनको सुधार करना है। ठीक है ना, जहाँ जैसी कमियां हैं उनको सुधार करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दंड देने के लिए, ये गलत हो जाएगा। विश्लेषण करना यानी दंड देने के लिए नहीं कर रहा है विश्लेषण, उनकी सोच को समझने के लिए। ठीक है ना, कि बालक को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी के साथ चला गया। अंक काटने के लिए आप गलतियाँ नहीं देख रहे हैं, समय बिताने के लिए नहीं, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव आंसर बी हो जाएगा कि उनकी सोच को समझने के लिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न से 100% आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो रटने वाले प्रश्न, रटने वाले कोई मतलब के नहीं, चिंतन और तर्क वाले प्रश्न, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, केवल सही गलत वाले प्रश्न। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे प्रभावशाली जो प्रश्न होते हैं वो
ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बालक चिंतन करे, तर्क वितर्क करे, है ना। इन्हीं चीज़ों को जो है एनसीईआरटी पॉजिटिव मानती है और ये है भी पॉजिटिव, है ना। जो हम लोगों के समय था, एक प्रश्न रट लिए, यदि उसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछ दिया जाए तो वो नहीं बनता था। इसलिए एनसीईआरटी, एनसीएफ, एनईपी सारे जो है क्या मानते हैं कि चिंतन और तर्क पर आधारित होना चाहिए, ताकि बालक विभिन्न तरीकों से प्रश्नों को सोच सके, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है कि गणित की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिएगा, आप यदि बन रहे हैं शिक्षक, किसी विद्यालय में जाते हैं, तो आपकी केवल एक ही भूमिका है। क्या है? मार्गदर्शक और सहायक, है ना। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके शिक्षक बने तो आप क्या हुए, आप ही सब कुछ हैं। आप कुछ भी नहीं है, है ना। आप जो टीचर होता है वो कुछ नहीं है ना। क्या है? सब कुछ क्या है आज के समय पे बालक है ना। बालक गलतियां करता है तब भी वो अधिगम का हिस्सा है। बालक आपको परेशान करता है तब भी उसका विश्लेषण करना है ना। बालक आपकी बात नहीं मानता तब भी उसको देखना है ना। तो आपकी एक सहायक और मार्गदर्शन के रूप में आपकी भूमिका है कि बालक यदि कुछ भी नहीं आ रहा समझ में तब भी आपको देखना है, सारी चीज़ें आपको देखना है ना। आप एक मार्गदर्शक के रूप में हैं और सब कुछ क्या है, बालक है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है कि कक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य फोकस किस पर होता है। तो जो गणित शिक्षण होता है उसका मुख्य फोकस किस पर होता है? केवल सूत्र पर नहीं, ठीक है ना, केवल गणना पर नहीं, केवल प्रमेय पर नहीं। क्या होता है कि गणित शिक्षण का जो मुख्य फोकस होता है वो अवधारणात्मक समझ, शिक्षण विधियाँ और बाल मनोविज्ञान, ये तीनों चीज़ें जरूरी है ना। बालक की अवधारणाओं को समझना, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना उस हिसाब से, और बालक किस अवस्था में क्या चीज़ें सीखेगा, इसके लिए बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान जरूरी है, ठीक है ना, एक शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप लोग यदि जा रहे हैं तो सब कुछ ये मान के चलें, पेपर देने जा रहे हैं तो ये माने कि सब कुछ क्या है, बालक है, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बालक को सब कुछ मानना है और उसी हिसाब से आपको पेपर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है वो मतलब लग रहे हैं कि हाँ वाकई आपको ये जो क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ, ये डायरेक्ट जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वही हैं, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। PYQ हैं सारे जितने मैं करवा रहा हूँ। तो आप पेडागोजी का डर बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप यदि थोड़ी सा भी देखते हैं और वीडियो स्किप कर देते हैं तो ऐसे में समझ में नहीं आता, है ना। हर चीज़ को देखते चलें। अभी और भी जो है हर सब्जेक्ट की पेडागोजी लेके आ रहा हूँ मैं। पेडागोजी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए आपको पेडागोजी मजबूत करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसी को खुला प्रश्न कहते हैं ना। पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं इसी को खुला प्रश्न कहते हैं। यानी आपको सोचना है, विचारना है और किस प्रकार से आंसर लगाना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीज़ों को आपको देखना है, तब आप पेपर जो है निकाल पाएंगे। इसलिए आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या इस सब्जेक्ट की पेडागोजी चाहिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ वो क्लास हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग समझते चलिए, देखते चलिए और जुड़े रहिए सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम चैनल से। और जब तक सीटेट पेपर नहीं हो जाता, है ना, हम लोग जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त साथी लोग हैं जो सीटेट पेपर देना चाहते हैं, उनको आप जो है क्लास शेयर करें, ठीक है ना, ताकि वो भी देख पाएँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।